हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पे आज हम वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमेशा ही बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। उनको ये मीनिंग जो है वो सेम लगता है, बट आज ये वीडियो देखकर इस डिफरेंस से आप लोगों को ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फ़र्क क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम आपके लिए बहुत एक्साइटेड वीडियोस भी आगे लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग। सबसे पहले डेलीगेशन का मीनिंग होता क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी एक सुपीरियर कौन होता है? जो मैनेजर होता है। अगर उसको कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे ध्यान देना है तो उसको अपने काम का कुछ हिस्सा अपने सबॉर्डिनेट को, यानी कि जो उसके अंडर एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको अपना हिस्से का काम कुछ देना पड़ेगा, जिससे कि वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे ध्यान दे सके। ये होता है डेलीगेशन, मतलब ट्रांसफर करता है वो अथॉरिटी सुपीरियर किसको? सबॉर्डिनेट को। देन कम्स टू डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम एक सिस्टमैटिक ढंग से डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी। अब बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहाँ से आ गया, बट यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हर लेवल पर है। वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट सबॉर्डिनेट को ही हम अपने कुछ काम का हिस्सा दे रहे थे, बट यहाँ पर हम हर एक लेवल पे एक अथॉरिटी दे रहे हैं, एक पावर दे रहे हैं डिसीजन लेने की। इसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बहुत अच्छा वाला, जिससे आपको डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज का समय हम सब जानते हैं कि पैंडेमिक का समय चल रहा है, जिसमें लास्ट ईयर हमारी कंट्री में लॉकडाउन लगा था। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था तब उसने अपने हाथ में ही सारी पावर रखी हुई थी, बट 2 महीने बाद उन्होंने ये पावर स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दी थी कि अब आप देखें कि आपको लॉकडाउन करना है या नहीं करना है अपनी स्टेट में। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में दे दी तो दैट मीन्स उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया। इसे ही हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, कि उन्होंने ये पावर जो है दूसरे लेवल पे दे दी कि अब आपको डिसीजन लेना है, अब आपको ये देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और डेलीगेशन में सिर्फ और सिर्फ अपने काम का कुछ हिस्सा जो सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट को देता है। सेकंड है आपका नेचर या फिर सिग्निफिकेंस, या फिर कंपल्जन या फिर नेसेसिटी। अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है या फिर कंपल्सरी क्या है? जो डेलीगेशन है वो कंपल्सरी ही है, कंपल्सरी एक्ट है, क्योंकि कोई भी एक इंसान सारा काम खुद से नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको कुछ काम दूसरे को भी बांटना पड़ता है। तो डेलीगेशन जो कंपल्सरी ही है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन होता ही होता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ऑप्शनल पॉलिसी। अगर टॉप मैनेजमेंट चाहता है कि वो हर एक लेवल पे डिसीजन मेकिंग पावर दे दे तब तो वो दे सकता है, अदरवाइज अगर वो नहीं चाहता तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन को ऑप्शनल पॉलिसी कहा गया है। थर्ड है आपका फ्रीडम ऑफ एक्शन या फिर कंट्रोल। जो डेलीगेशन में होता है वो वहां पर सुपीरियर का कंट्रोल ज्यादा होता है, और जो सबॉर्डिनेट होता है उसको डिसीजन लेने की पावर जो है, डिसीजन लेने की जो फ्रीडम है वो बिल्कुल भी नहीं होती। अगर सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को अपने काम का कुछ हिस्सा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सबॉर्डिनेट पे पूरा काम छोड़ दिया है, या फिर सबॉर्डिनेट अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी चेंजेस या फिर डिसीजन ले सकता है। डेलीगेशन का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा है, यहाँ पर लेस कंट्रोल है किसका? टॉप मैनेजमेंट का। यहाँ पर वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी की पूरी अथॉरिटी दूसरे लेवल्स को दे देते हैं। तो इसीलिए दूसरे एग्जीक्यूटिव्स यानी दूसरे लेवल्स के पास पूरा फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है। उनको पूरी अपनी अथॉरिटी है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। देन स्कोप। डेलीगेशन का स्कोप जो है वो नैरो है। डेलीगेशन का स्कोप नैरो कैसे है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सुपीरियर है और एक इमीडिएट उसका सबॉर्डिनेट है जिसको वो अपना काम दे रहा है।
बट यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का वाइडर स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जिसमें हम हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ पावर दे रहे हैं, चाहे वो डिसीजन लेने की हो, चाहे वो किसी एक्शन को करने की हो। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन में वाइडर स्कोप। अब आता है पर्पस। अब जो हम ये सब काम बांट रहे हैं या हम पावर दे रहे हैं, इसके पीछे कोई मकसद भी तो होगा हमारा। तो डेलीगेशन में तो जब हम एक सुपीरियर जो है सबऑर्डिनेट को अपने काम का हिस्सा देता है, तो वो इसलिए देता है कि वो अपना जो बर्डन है वो कम करना चाहता है, क्योंकि अब जब वो अपना बर्डन कम करेगा तभी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स पे जो उसको बड़े बड़े डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेने हैं, तभी तो वो उन पे ध्यान दे पाएगा। अगर वो छोटे मोटे काम भी खुद ही करने लगेगा तो वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे तो ध्यान ही नहीं दे पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसीजंस लेना अवॉइड कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कंसंट्रेट करना चाहता है, इसी वजह से वो अपने काम का कुछ हिस्सा सबऑर्डिनेट्स को दे देता है और अपना बर्डन काम का थोड़ा कम कर लेता है। डिसेंट्रलाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए होता है जिससे कि सबऑर्डिनेट्स को ये फील हो, क्योंकि ये हर लेवल पे होता है डिसेंट्रलाइजेशन, तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स को ये फील हो कि वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और वो भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और उनके पास भी ये पावर है कि वो कोई कैसा भी डिसीजन ले सकते हैं। उनका रोल बढ़ाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन करती है, जिससे कि उनको पूरी ऑटोनॉमी दी जाए, पूरी फ्रीडम दी जाए। देन पार्टीज इन्वॉल्व। डेलीगेशन में तो दो पार्टीज है, अभी हमने पढ़ा कौन कौन सी, एक सुपीरियर होता है और एक सबऑर्डिनेट होता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन आता है, यहाँ पे हर एक लेवल आता है। ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते ही हैं कि 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल और लोअर। तो सारे लेवल जितने भी मैनेजरियल लेवल्स हैं वो सारे डिसेंट्रलाइजेशन में आते हैं। तो ये था आपका 6 पॉइंट्स। अब आगे थोड़े से और पॉइंट्स देखते हैं, देन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसका डिफरेंस। नाउ 7th है आपका विथड्रॉल ऑफ अथॉरिटी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमने काम सबऑर्डिनेट को दिया है वो हम वापस भी ले सकते हैं या फिर हम नहीं भी ले सकते। अब देखते हैं। देखिए डेलीगेशन में क्या होता है कि जो हमने डेलीगेट करी अथॉरिटी, जो एक सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को अपने काम का हिस्सा दिया है, वो उससे वापस भी ले सकता है। डेलीगेटर कौन है? डेलीगेटर वही सुपीरियर यानी कि मैनेजर। वो अपने काम को वापस भी ले सकता है अगर उसको लगता है कि इस काम में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है या फिर वो सबऑर्डिनेट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक जनरल पॉलिसी है जो कि टॉप मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है और ये हर एक डिपार्टमेंट में एप्लीकेबल होती है। इसलिए यहाँ पर पावर को वापस लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक तो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, दूसरा हर एक लेवल पे हमने हर एक किसी को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है। तो अब हम उन्हें मना नहीं कर सकते कि नहीं आप इस डिसीजन को या फिर इस एक्शन को नहीं ले सकते। तो डिसेंट्रलाइजेशन के केस में जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अथॉरिटी को वापस लेना। अब आता है प्रोसेस। डेलीगेशन जो है वो एक प्रोसेस है। डेलीगेशन कैसे एक प्रोसेस है? क्योंकि ये कंपल्सरी एक्ट है, यहाँ पर हमें डेलीगेशन करना ही करना है। इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि ड्यूटीज को असाइन करना। यहाँ पर जो सुपीरियर है वो ड्यूटीज दे देता है और अथॉरिटी भी दे देता है, कुछ अथॉरिटी भी जरूर देता है। अगर बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं दी जाएगी अपने काम के प्रति तो कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे अगर सबऑर्डिनेट को भी कुछ डिसीजन लेना होगा तो उसको सुपीरियर का वेट करना पड़ेगा। लेकिन मे भी शायद सुपीरियर कुछ इमरजेंसी में बिजी हो, तो उस केस में थोड़ी सी अथॉरिटी भी दी जाती है। और क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी भी दी जाती है, थोड़ी जवाबदेही, क्योंकि सुपीरियर ही एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई काम सबऑर्डिनेट से गलत हो जाता है, ये हम अकाउंटेबिलिटी वाले पॉइंट में पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे। तो डेलीगेशन जो है वो एक प्रोसेस है, क्योंकि ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है। अब जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी होती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसको डिसेंट्रलाइजेशन करना है, अगर वो ये उसी के हाथ में होता है कि वो दूसरे लेवल्स को ये पावर देगा डिसीजन लेने की, कोई एक्शन लेने की या नहीं। तो इसलिए इसको हम प्रोसेस नहीं मानते, क्योंकि हर जगह ये फॉलो नहीं होता। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक ऑब्लिगेशन जो सबऑर्डिनेट जो है, जिससे कि जो भी उनको ड्यूटी मिली है वो उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाए।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेलीगेट नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि जो सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को काम दिया है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो सुपीरियर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को अपने काम का कुछ हिस्सा दे दिया तो सबऑर्डिनेट से कुछ गलती हो जाती है तो सबऑर्डिनेट ही रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती, क्योंकि अल्टीमेटली जो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो सुपीरियर की है ना, वो तो मैनेजर की है ना, वो सबऑर्डिनेट पे तो ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो इसलिए डेलीगेशन में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप डेलीगेट नहीं कर सकते। बट डिसेंट्रलाइजेशन में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक लेवल की हो जाती है, क्योंकि हम हर एक लेवल को एक पावर दे देते हैं। जब हम पावर देते हैं तो कहीं ना कहीं पावर तो सबसे बड़ी चीज होती है डिसीजन लेने में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो दे रहे हैं कहीं ना कहीं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका फर्ज है कि उनको अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभानी है। तो यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिपार्टमेंट्स के ऊपर होती है या डिपार्टमेंटल हेड के ऊपर होती है। जो भी लेवल्स के हेड होते हैं उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी, कि उनको जो ड्यूटी मिली है वो उसको पूरी तरीके से निभा सके। यहाँ पर ट्रांसफर थोड़ा कर सकते हैं, बट डेलीगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं होती, कभी भी डेलीगेट नहीं होती। देन आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? जवाबदेही। सबऑर्डिनेट ही सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर सबऑर्डिनेट से कोई गलती हो जाती है तो वो सुपीरियर को कहेगा, और सुपीरियर को भी तो आगे उसका भी तो एक सुपीरियर होगा, उसको भी उसको जवाब देना है। तो अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी तो सुपीरियर की ही रहेगी। देन डिसेंट्रलाइजेशन में जो है वो हर एक सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि डिपार्टमेंटल हेड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके डिपार्टमेंटल हेड के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होंगे वो भी किसी ना किसी के सुपीरियर होंगे, वो भी किसी ना किसी के सबऑर्डिनेट होंगे। तो उन्हीं की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं की ही अकाउंटेबिलिटी है। हर एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल है, मतलब जवाब तो अल्टीमेटली सबऑर्डिनेट को ही देना है, सुपीरियर को। देन ग्रांट ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं सुपीरियर जो है यहाँ पर सबऑर्डिनेट को दे देते हैं। अभी जैसे हमने ऊपर वाले पॉइंट में यहाँ पर प्रोसेस में पढ़ा था कि ग्रांटिंग अथॉरिटी, जब हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो एटलीस्ट हम थोड़ी सी अथॉरिटी देना भी हमारे लिए जरूरी है, जिससे कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे डिसीजन लेना है तो उसके लिए सुपीरियर का वेट ना करना पड़े, जिससे कहीं ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नुकसान ना हो जाए। तो इसीलिए थोड़ी सी अथॉरिटी देना जरूरी होता है डेलीगेशन में। और यहाँ पर तो डिसेंट्रलाइजेशन में तो पूरी अथॉरिटी हर एक लेवल के पास ऑलरेडी होती है, क्योंकि जब हमने उनको डिसीजन मेकिंग पावर ही दे दी, जब हमने उनको एक एक्शन लेने के लिए एक पावर ही दे दी, तो उसके साथ में हमने अथॉरिटी तो साथ साथ हमने दे ही दी। तो ये था आपका डिफरेंस डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर इससे रिलेटेड कोई केस स्टडीज चाहिए या फिर किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। हम आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करेंगे, और आप मुझे मेल में भी लिख सकते हैं। अगर डेलीगेशन के एलिमेंट्स भी 3 होते हैं, उसकी वीडियो भी अगर आपको देखनी है, अगर आपको डिटेल में समझना है कि और ज्यादा की डेलीगेशन एक्चुअली में होता क्या है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उसको देखकर बहुत अच्छे से डीप में समझ सकते हैं कि डेलीगेशन एक्चुअली में है क्या। वैसे तो आज के टॉपिक से, आज के वीडियो से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।